तो चलिए दोस्तों, हम इस जो है अकाउंट्स की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो में हमने जो है चैप्टर 20 हमारा जो एनपीओ का चैप्टर था वो हमने अच्छी तरीके से पूरी तरीके से यानी कि हमने ख़त्म कर दिया था। हमें जो है एनपीओ भी अच्छे से जो है आ गया था। अब हम जो है इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं चैप्टर 21 पे, जिसे हम जो है सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, यानी कि अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब जो हम इस चैप्टर में सीखेंगे वो सीखेंगे कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हो हमारे पास। जब कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हो, तो उससे हम जो है अपनी प्रॉफिट यानी कि अपनी अकाउंटिंग कैसे करें उसको हम जो है इस वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर इस कंटेंट में आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ उसको शेयर करें। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जो है पढ़ेंगे अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का चैप्टर। हमने शुरू से जो है कंप्लीट रिकॉर्ड से कैसे जो है हमारा प्रॉफिट निकाला जाता है वो हमने जो है अच्छी से सीख लिया था। यानी कि हमें जो है पूरे रिकॉर्ड्स दिए गए होते थे और उन रिकॉर्ड्स को हम जो है अकाउंट्स प्रिपेयर करके प्रॉफिट निकालते थे। यानी कि अब मैं बात करूँ तो ट्रायल बैलेंस हमें गिवन होता था, हम ट्रेडिंग पीएनएल बना लेते थे, रिसिप्ट एंड पेमेंट हमें गिवन होता था, हम एनपीओ के जो है अकाउंट्स कर लेते थे। ठीक है, हमने शुरू से ही जो सिस्टम पढ़ा था वो सिस्टम पढ़ा था डबल एंट्री सिस्टम, जिसके हर जो है ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते थे और उसको जर्नल एंट्री बना के फिर हम उसको पोस्टिंग करते थे लेजर में, और लेजर से पोस्ट करके हम जो है क्या करते थे, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते थे। सबसे पहले हमने जो है डबल एंट्री सिस्टम सीखा था। कौन सा सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम से हम जो है अकाउंटिंग करते थे। सबसे पहले हम जो है जर्नल प्रिपेयर करते थे, फिर जर्नल से जो है इसकी पोस्टिंग करते थे, लेजर करते थे प्रिपेयर, जो कि हमने पहले से ही सीख लिया था। लेजर से हम इसको क्या प्रिपेयर करते थे, एक्यूरेसी चेक करने से, अरिथमेटिकल करेक्शन जो है चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते थे, और ट्रायल बैलेंस से हम जो है क्या बनाते थे, अपने फाइनल अकाउंट्स जो है प्रिपेयर करते थे। फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आ जाएगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को जो है प्रिपेयर करते थे डबल एंट्री सिस्टम से। इससे हम अपना क्या निकालते थे, प्रॉफिट निकालते थे। हमारा फाइनल क्या था, जवाब ये था, डबल एंट्री सिस्टम से। अब हम उसके एक अपोजिट सिस्टम सीखने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। क्या बोल देंगे, सिंगल एंट्री सिस्टम। भैया ये जो है इनकम्प्लीट होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम जो है क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। इस जो है ये क्या करता है, जैसे कि डबल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते थे और दोनों को रिकॉर्ड करता था। ये करता ही नहीं है, ये एक ही एस्पेक्ट को ले लेता है। कभी कभी कुछ ट्रांजेक्शन में दो को भी ले लेता है, लेकिन ज़्यादातर ये सिंगल एंट्री सिस्टम क्या करता है, हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं ना, ये एक ही को लेता है, दो एस्पेक्ट होते ही नहीं है दूसरे के। यानी कि इसके अंदर जो है कैश बुक और पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन किए जाते थे। सिंगल एंट्री के सिस्टम पर्सनल अकाउंट्स और जो है कैश बुक मेंटेन की जाती है। मान लीजिए अब डबल एंट्री की बात ले लेते हैं, हमने सेल कर दी थी, क्या जर्नल एंट्री हम रिकॉर्ड करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। दो एस्पेक्ट क्या बने, एक तो कैश में जाएगा, एक तो सेल्स में जाएगा। कैश हमारा बड़ा और सेल्स भी बड़ी, और दोनों में डाल देंगे। अगर हम सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करें, हमने सेल करी है तो सिर्फ कैश आया हमारे पास, उसी को ही रिकॉर्ड किया जाएगा, सेल्स को रिकॉर्ड करता ही नहीं है। ये सिस्टम सेल्स को रिकॉर्ड करता ही नहीं है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मान लीजिए हमने परचेज कहीं से की है, तो क्या जर्नल एंट्री करेंगे, मैं कैश परचेज की बात कर रहा हूं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही रिकॉर्ड करेंगे। दो एस्पेक्ट क्या बने, किस किस में हम रिकॉर्ड करेंगे, दो लेजर अकाउंट में जाएंगे, एक तो परचेज के लेजर अकाउंट में जाएगा, एक कैश के लेजर अकाउंट में जाएगा। एक तो हमारी परचेज हुई और हमसे एक कैश गया, पूरा रिकॉर्ड हमने कर दिया, दो एस्पेक्ट पूरा रिकॉर्ड किया। सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करें, सिर्फ कैश बुक मेंटेन करेगा, कैश गया सिर्फ यही रिकॉर्ड करेगा। किस वजह से गया, वो परचेज किया, पता ही नहीं है क्या हुआ है, कौन से रिकॉर्ड हुए, इनकम्प्लीट हमें जो है ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड मिले। जाहिर सी बात है, जब अगर मैं डबल एंट्री सिस्टम की बात करूं तो आपको दो चीजें रखी जाएंगी, भैया परचेज भी किया और कैश भी गया, आराम से आप बना सकते हो। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर आपको सिर्फ इतना बता दिया गया कि कैश हमसे गया है। ये हमारे कौन से रिकॉर्ड्स हुए, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हुए। अब इससे हमें अपना प्रॉफिट कैसे निकालना है, इस चैप्टर में हमें यही सीखना है। ठीक है, अब जर्नल एंट्री की मैं बात करूं, अगर हमने जर्नल एंट्री के रूल्स भी सीखे थे, जर्नल एंट्री के अंदर हमें जो है 5 अकाउंट बता दिए गए थे जब हमने जर्नल एंट्री की थी। सबसे पहला था हमारा एसेट, दूसरा था हमारा लायबिलिटी, तीसरा था हमारा एक्सपेंस, और चौथा था हमारा रेवेन्यू, और पांचवा था कैपिटल। ठीक है,
और डबल एंट्री सिस्टम की बात करें तो वो एसेट को भी रिकॉर्ड करता था, लायबिलिटी को भी रिकॉर्ड करता था, एक्सपेंस को भी रिकॉर्ड करता था, रेवेन्यू को भी रिकॉर्ड करता था, कैपिटल को भी रिकॉर्ड करता था, हर चीज़ को रिकॉर्ड करता था। बट सिंगल एंट्री सिस्टम यानी कि अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के सिस्टम की अगर बात करें तो वो कुछ ही को ही रिकॉर्ड करता है। वो किसको करता है वो हम जो है आज पढ़ेंगे। आज जो वीडियो होने वाली है वो पूरी थ्योरी बेस्ड होने वाली है। इसमें हम थ्योरी को कवर करेंगे ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तभी आप जाके जो है सिंगल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो हम जो है इससे कर सके। तो इसके लिए आपको बुक की नीड होगी। बुक की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, अगर आपके पास बुक है तो पेज नंबर 173 खोल लीजिए। उससे हम जो है आज थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग यानी कि थ्योरी कवर करेंगे इस अकाउंटिंग की, इस सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम की। ठीक है, तो पेज नंबर 173 पे हमें जो है डेफिनेशन दी गई है, जिसको जो है कोलर ने डिफाइन किया है। क्या बोला है? कोलर डिफाइंस सिंगल एंट्री सिस्टम एज अ सिस्टम of bookkeeping in which as a rule only record of cash and personal of accounts are maintained। मतलब इसमें एक तो जो है सिंगल एंट्री सिस्टम में कैश बुक मेंटेन की जाती है, जिसमें जो है कैश की ट्रांजैक्शन, कैश कितना गया, कैश किया, और दूसरा जो है पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। अब पर्सनल अकाउंट्स होते क्या है? पर्सनल अकाउंट्स जो है हमारे जो है ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर आ जाते हैं, जो हमारी इंग्लिश अप्रोच होती है उसके अंदर जो है आ जाते हैं। जैसे कि हमने जर्नल एंट्री के रूल पढ़े थे, उसमें 5 अकाउंट हमें ये गिवन थे, और ये जो रूल था ये हमारा मॉडर्न अप्रोच था। इसमें एक और रूल आता है ट्रेडिशनल अप्रोच। हालांकि रूल तो सेम होते हैं, अप्रोच है, देखने का नजरिया है, ठीक है, एक हिसाब से वही जो है इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। और जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो आपके सिलेबस में था नहीं, इसलिए मैंने पढ़ाया नहीं। आपके सिलेबस में सिर्फ मॉडर्न अप्रोच के रूल थे, वही मैंने पढ़ा है। बाकी सीबीएसई की मैं बात करूँ उसमें ट्रेडिशनल अप्रोच भी है, मॉडर्न भी है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक तो कैश बुक रिकॉर्ड होंगी, और कुछ जो है एसेट रिकॉर्ड किए जाएंगे, कुछ जो है लायबिलिटीज रिकॉर्ड की जाएंगी, और कुछ जो है हमारी कैपिटल रिकॉर्ड की जाएंगी। यानी कि लायबिलिटीज रिकॉर्ड होंगी, कैपिटल रिकॉर्ड होंगी, लायबिलिटीज रिकॉर्ड होंगी, और एसेट रिकॉर्ड होंगी। एक्सपेंस और रेवेन्यू को ये सिस्टम रिकॉर्ड ही नहीं करेगा। कैश बुक और पर्सनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट की मैं बात करूं तो एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल आप मान लीजिए। वैसे तो बहुत कुछ होता है पर्सनल अकाउंट, जो नाम के अकाउंट खुलते हैं, हमारे इंडिविजुअल फर्म के अकाउंट होते हैं, उसको हम जो है पर्सनल अकाउंट्स बोलते हैं। वो उसकी कैटेगरी के अंदर आते हैं, उसके रूल्स होते हैं। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। वो आप जब ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ोगे तभी आप अच्छे से समझ पाओगे, अभी समझ में नहीं पाओगे। मैं जो बोल रहा हूँ ये सिस्टम किस किस को रिकॉर्ड करेगा? एसेट को करेगा, लायबिलिटी को करेगा, और कैपिटल को रिकॉर्ड करेगा। एक्सपेंस और रेवेन्यू रिकॉर्ड ही नहीं करेगा। यानी कि आपको परचेज और सेल तो गिवन ही नहीं होगी। जब आप प्रॉफिट निकालोगे, परचेज और सेल तो आपको पता ही नहीं होगा कि है क्या। अब आप कंफ्यूज कि भैया परचेज भी नहीं पता, सेल्स भी नहीं पता, खर्चे भी नहीं पता, इनकम नहीं पता, तो कैसे निकाल लेंगे? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमें इनकम और एक्सपेंसेस गिवन होते थे, तब उसको डाल के हम जो है नेट प्रॉफिट निकालते थे। यहाँ यही दो चीज़ें नहीं गिवन होंगी आपको, तब क्या करोगे? आपको वो जो है प्रॉफिट फिर भी निकालना है, और फिर भी निकलेगा इस सिस्टम से आपका प्रॉफिट। वो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से निकलेगा। निकलेगा ज़रूर, आपको कोई एक्सपेंस ना कोई इनकम नहीं गिवन होगी, तब भी निकलेगा। लायबिलिटीज़ के अंदर आपको जो है मान लीजिए आपको कितना आपने क्रेडिट सेल की है, क्रेडिट परचेज किया है, उसके नाम आपको गिवन होंगे। एसेट आपको कुछ गिवन होंगे, ठीक है। कुछ एसेट की मैं बात करूं उसमें सिर्फ आपको डेटर गिवन होंगे, डेटर के नाम गिवन होंगे, कितने हमारे डेटर है, ठीक है। ये चीज़ें गिवन होंगी। इसी से ही हम जो है आगे अगर अब इस वीडियो में देखोगे तो खर्चे भी निकाल लेंगे हम, और इनकम्स भी निकाल लेंगे। उससे भी हम जो है फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर का मेन मोटिव यही है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से हम अपनी अकाउंटिंग करके प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और आइए चलिए पेज नंबर 173 पे इसमें लिखा हुआ है कि समटाइम्स द टर्म सिंगल एंट्री सिस्टम इज मिस्टेकनली अंडरस्टूड दैट अंडर दिस सिस्टम ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड। This is not true. The fact remains that under this system, while the certain transaction both the aspects are recorded, for those only one aspect is recorded and some transaction are even ignored। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ कुछ ट्रांजैक्शन में जो है दोनों एस्पेक्ट लिए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस सिस्टम में जो है एक ही एस्पेक्ट लिया जाता है। दो एस्पेक्ट नहीं होते, तभी इसको सिंगल एंट्री सिस्टम बोला गया है, ठीक है। दो एस्पेक्ट होते तो डबल एंट्री नहीं हो जाता। ये कुछ कुछ ट्रांजैक्शन में लिया जाता है, वही ये बोल रहा है, ठीक है। आइए फीचर्स पढ़ते हैं कि फीचर क्या होता है इसका। द फीचर ऑफ द सिंगल एंट्री सिस्टम आर एज फॉलोड। सबसे पहले बात कर रहा है ये सूटेबिलिटी की। ये किसके लिए सूटेबल है? ये जो है स्मॉल बिजनेस के लिए सूटेबल है, जिसका बहुत ही छोटा बिजनेस है। मैं बात करूँ पार्टनरशिप बिजनेस भी है ना, तो वो भी छोटा बिजनेस माना जाता है, ठीक है। तो उसके लिए भी ये सूटेबल है, ठीक है। हाँ,
थोड़ी सी जो है अकाउंटिंग ये कर लेता है, बट ये कंपनीज के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मल नहीं है, ये लीगल नहीं है एक हिसाब से। अगर आप मान लीजिए लोन लेने जाते हो बैंक कोई या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वो आपकी अकाउंटिंग मांगता है, आपके जो है अकाउंट्स मांगता है, और वो अकाउंट्स किस में होने चाहिए, फॉर्मल होने चाहिए, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम से बने होने चाहिए। ट्रायल बैलेंस मांगेगा वो आपसे, ये नहीं मांगेगा कि सिंगल एंट्री सिस्टम में आपने कुछ परचेज दिखाई नहीं है, सेल दिखाई नहीं है, ये नहीं होता। इसीलिए जो है कंपनीज के लिए ये नहीं है। छोटे मोटे बिजनेस सिर्फ अपना प्रॉफिट जानना चाहते हैं, अपने बिजनेस की पोजीशन जानना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए है ये, उसके लिए सूटेबल है। सेकंड है प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक। इसमें जो है कैश बुक पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, कैश बुक इसमें जो है बनाई जाती है, कैश कहाँ गया कहाँ से आया, ठीक है। फिर थर्ड है प्रिपरेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट्स। इसमें जो है पर्सनल अकाउंट्स को ज़्यादा जो है बनाया जाता है। हालांकि इसमें 3 अकाउंट होते हैं, अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करूँ, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। रियल और नॉमिनल के अंदर आपके जो है, मैं बात करूँ नॉमिनल की, मैं बात कर देता हूँ। नॉमिनल में आपके एक्सपेंस और रेवेन्यूज आते हैं, इनकम्स और रेवेन्यूज आते हैं, ये इसमें रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता, इसमें सिर्फ पर्सनल रखे जाते हैं, ठीक है। और मैं बात करूँ रियल अकाउंट में, आपके जो है एसेट के अकाउंट होते हैं, जैसे कि जो मान लीजिए जिसको हम जो है गॉड ने नहीं बनाया, एक चीज़ जो है एनवायरनमेंट में गॉड ने नहीं बनाया, जैसे कि आर्टिफिशियल चीज़ें, जैसे कि मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, ये रियल अकाउंट के अंदर आते हैं, ये इसको रिकॉर्ड ही नहीं करता। मैंने क्या बोला आपसे, कुछ एसेट वो रिकॉर्ड करता है और कुछ के अंदर वो डेटर आ जाते हैं बस, और वो डेटर जो होते हैं वो पर्सनल अकाउंट्स के अंडर आ जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला कुछ एसेट, पूरे एसेट नहीं, कुछ एसेट, ठीक है। कुछ एसेट को रिकॉर्ड करेगा, कुछ लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करेगा और कुछ कैपिटल को रिकॉर्ड करेगा। पर्सनल यानी कि नॉमिनल अकाउंट, जिसके अंदर हमारे एक्सपेंस और रेवेन्यू आते हैं, वो उसको रिकॉर्ड ही नहीं करता। देखिए क्या लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट में, नॉर्मली अंडर दिस सिस्टम ओनली पर्सनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एंड रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर अवॉइडेड। उसको अवॉइड ही किया जाता है, यानी कि मैं अगर सीधा सीधा मोटा मोटा बोलूँ आपको, एक्सपेंस और रेवेन्यू, इनकम और खर्चे, वो रिकॉर्ड ही नहीं किए जाते इस सिस्टम के अंदर। फिर लिखा हुआ है फोर्थ, नॉन यूनिफॉर्मिटी। देखिए मैंने आपको यही बोला, दिस सिस्टम में डिफर फ्रॉम फर्म टू फर्म बिकॉज सेम प्रिंसिपल आर नॉट अलाउड फॉलोड बाय द एंटरप्राइज। ये सिस्टम क्या होता है, अलग अलग होता है फर्म के। हालांकि अगर 3 फर्म है, सेम सिस्टम से अकाउंटिंग कर रहे हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम से, और तीनों के प्रिंसिपल डिफरेंट होंगे भाई, क्योंकि इसमें यूनिफॉर्मिटी है ही नहीं। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हम पूरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को रख के अकाउंटिंग करते थे, मैंने आपको सिखाए थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसको पूरी रख के हम अकाउंटिंग करते थे। इस सिस्टम के अंदर कोई प्रिंसिपल ही नहीं है, हर किसके अलग अलग होंगे, फिर इसीलिए जो है यूनिफॉर्मिटी इसमें नहीं है। फिफ्थ है रिक्वायरमेंट ऑफ ओरिजिनल वाउचर। ये जो है वाउचर्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है, ये सिंगल एंट्री सिस्टम जो होता है वाउचर्स पे ज़्यादा डिपेंड रहता है। हालांकि बात करें हम डबल एंट्री सिस्टम की, उसमें हम जर्नल एंट्री से ही देख लेंगे कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी ट्रांजेक्शन हुई है, लेजर से ही देख लेंगे, हमें पता लग जाता है। बट इसके अंदर तो सारी चीज़ें रिकॉर्ड ही नहीं की जाती, तो ये वाउचर्स जो होते हैं, उसके पीछे ट्रांजैक्शन के पीछे वाउचर्स होते हैं, मैंने आपको सिखाए थे, उस पर ज़्यादा ये जो है सिस्टम डिपेंड रहता है। फिर फोर्थ लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंस अकाउंट्स। तो इसके अंदर जो है फाइनल अकाउंट बनाने में थोड़ी मुश्किल होती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इम्पॉसिबल है बनाना, बना सकते हैं, बट थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन पूरी गिवन ही नहीं होती। अब एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर हम जो है कैसे बनाएंगे, हमें ना परचेज गिवन होती है ना सेल्स गिवन होते हैं, यानी कि कोई खर्चे ही नहीं गिवन, खर्चों को तो रिकॉर्ड ही नहीं करता है सिस्टम, खर्चे ही नहीं गिवन, ना इनकम गिवन है, तो कैसे हम बना ले, इसमें थोड़ी दिक्कत आती है। हालांकि हम बना सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है, बट दिक्कत आती है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आप जो है सिंगल एंट्री सिस्टम को अच्छे से समझ गए होंगे कि डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या फ़र्क है, और अब हम जो है किस तरीके की अकाउंटिंग करेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम से, ठीक है। तो चलिए इसके यूजेस भी हम जो है एक बार पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 174 पे आपको गिवन है, जिससे आपको और अच्छे से जो है समझ में आ जाएगा। सबसे पहले लिखा हुआ है सिंपल मेथड। ये थोड़ा सिंपल मेथड है, हालांकि अगर मैं डबल एंट्री सिस्टम की बात करूं तो ये लॉन्गेस्ट मेथड भी है और थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड भी है। जैसे चले जर्नल बनाएंगे, जर्नल बनाने के लिए हमें जो है जर्नल के रूल सीखने पड़ेंगे, फिर उसको पोस्टिंग करेंगे लेजर में, उसमें डेबिट और क्रेडिट में किस साइड डालें वो हमें जो है पढ़ना पड़ता है। फिर उससे हम जो है ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, कौन सा क्रेडिट बैलेंस होता है, कौन सा डेबिट बैलेंस होता है, अकाउंट्स की हमें पता होनी चाहिए ताकि हमें जो है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी सही हो। फिर हम उससे जो है फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, कौन सा खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, कौन सी इनकम ट्रेडिंग में जाएगी, कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, और क्या एडजस्टमेंट होंगी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, ये आसान है।
इसमें सिर्फ कैश बुक और एसेट लायबिलिटी और थोड़ी कैपिटल को रिकॉर्ड करो, प्रॉफिट निकल जाएगा। अगली वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट निकालना सिखाऊंगा कि किस तरीके से प्रॉफिट निकाला जाता है। आप देखोगे 2 मिनट में आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, और सिर्फ किससे भैया, कैपिटल्स आपको गिवन होंगी बस, और कुछ नहीं, उसी से ही प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। 2 मिनट का काम है। इसमें इतना टाइम लगा था प्रॉफिट निकालने के लिए। फाइनल अकाउंट्स हमने बनाए थे, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें कितना टाइम लगा था, कितने खर्चे थे वो लगाए, कितनी इनकम थी वो लगाए, फिर जाके नेट प्रॉफिट निकला। इसमें 2 मिनट में निकल जाएगा। तो ये मेथड जो है वो थोड़ा सिंपल है सिंगल एंट्री सिस्टम का। फिर सेकंड आ जाता है लेस एक्सपेंसिव। भैया खर्चा भी इसमें कम आता है, ये एक्सपेंसिव भी कम है, इसमें खर्चा ज़्यादा आएगा, इसमें बहुत सी चीज़ें बनती हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम में इतनी ज़्यादा चीज़ें बनती नहीं है, तो थोड़ा कम जो है एक्सपेंसिव है, थोड़ा कम खर्चीला है। थर्ड वही सूटेबल फॉर स्मॉल कंसर्न। ये जो है स्मॉल कंसर्न जो छोटे बिजनेस होते हैं उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है, जिसमें कम ट्रांजेक्शन्स होती हैं। छोटे किराने की दुकान हो गई, या छोटे मैं बात करूँ दूध की डेयरी हो गई, जिसकी मैं बात करूँ छोटे छोटे बिजनेस, हालांकि पार्टनरशिप में भी हो सकते हैं। कंपनीज ये अकाउंट नहीं प्रिपेयर कर सकती। कंपनी के लिए अकाउंट है ही, अकाउंटिंग सिस्टम कोई कंपनी देखोगे ही नहीं आपको ये सिस्टम अपनाती हो। आजकल जो है डबल एंट्री सिस्टम चल रहा है। मैं अभी की अगर बात करूँ 2021 में सिंगल एंट्री सिस्टम कोई यूज़ नहीं करता, पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। स्मॉल कंसर्न की भी मैं बात करूँ, वो भी डबल एंट्री सिस्टम से अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि भैया फॉर्मल है ये। कल को अगर उनका बिजनेस बढ़ जाता है, लोन चाहिए होता है, तो बैंक को वो ये अकाउंट्स देंगे, ना कि सिंगल एंट्री सिस्टम से। हाँ, अगर कोई करता होगा सिंगल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग, उसका बिजनेस बड़ा हो, तो अपने सिंगल एंट्री से वो डबल एंट्री को कन्वर्ट कर सकता है, जिसे हम कन्वर्जन टू सिंगल एंड टू डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, जिसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम। ये भी एक मेथड है, हो सकता है। बट ज़्यादातर जो आज की कंपनियां वो डबल एंट्री सिस्टम पे जो है अपनी अकाउंटिंग कर रही है, हालांकि छोटे जो स्मॉल कंसर्न है वो भी करते हैं। फोर्थ आ जाता है नो नीड ऑफ नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग। इसके लिए आपको ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। सिंगल एंट्री सिस्टम से अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो ज़्यादा आपको पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ प्रिंसिपल को जानने की ज़रूरत नहीं है। बट डबल एंट्री सिस्टम के अंदर आपको प्रिंसिपल पता होने चाहिए। हालांकि हम कई जो है महीनों से हम अकाउंट पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि कितना जो है ये डिफ़िकल्ट है। पहले आपके लिए था, अब नहीं होगा, मैं मान सकता हूँ, पहले आपके लिए भी था। हमने प्रिंसिपल्स पढ़े, सीखा कैसे कि बनाया जाता है, तब हमारे लिए भी आसान बन गया। बट इतना तो है कि पढ़ना लिखना पड़ता है इस अकाउंट्स को करने के लिए, ये नहीं है कि कोई भी कर लेगा। तो इसके लिए, हालांकि सिंगल एंट्री सिस्टम के लिए मैं बात करूं, कोई पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है, क्वालिफिकेशन की कोई नीड नहीं है, ना आपको कोई प्रिंसिपल्स को जानने की ज़रूरत है। ठीक है, देखो लिखा भी हुआ है, अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैन बी इजीली मेंटेन एज देयर मेंटेनेंस डज नॉट रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग। नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है प्रिंसिपल से, यानी कि कोई रूल रेगुलेशन की हमें नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। फिर लिखा हुआ है इजी टू एसरटेन प्रॉफिट एंड लॉस। इससे जो है प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो बहुत इजी है निकालना। अगली वीडियो में हम सीखेंगे 2 मिनट में हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, इतना इजी है इससे जो है प्रॉफिट निकालना। हाँ, इसको जब हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, जब इसी सिस्टम के अंदर हम जब फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, जब इसको कन्वर्ट कर देंगे डबल एंट्री सिस्टम में, तब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हमें जो है पूरी फॉर्मल, अगर मान लीजिए हमें जो है पूरी फॉर्मेलिटी चाहिए, पूरा फॉर्मल अकाउंट्स चाहिए, तब 2 मेथड से हम जो है इसको प्रिपेयर करते हैं। एक तो हमारा जो है ये नेटवर्थ मेथड, जो हम नेटवर्थ मेथड है, जो हम अगली वीडियो में सीखेंगे। इसके बाद एक और अगला मेथड आएगा कन्वर्जन मेथड, जिसको हम क्या करेंगे, सिंगल एंट्री सिस्टम से डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे अकाउंटिंग को, तब थोड़ा मुश्किल होगा। ये किसकी बात कर रहा है, सिर्फ सिंगल एंट्री सिस्टम की बात कर रहा है, जिसकी जो है हम अगली वीडियो में प्रॉफिट निकालना सीखेंगे। उससे प्रॉफिट निकालना बहुत आसान है। बट जब कन्वर्जन मेथड होता है, यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम से कन्वर्ट होकर डबल एंट्री सिस्टम में जाएगा, तब इजी नहीं है भाई। अब इजी है जब सिंगल एंट्री में निकालेंगे, ये उसी की बात कर रहा है। फिर पढ़ते हैं लिमिटेशंस को, पेज नंबर 174 पे ये सबसे पहला लिखा हुआ है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कैन नॉट बी प्रूव्ड। भैया इसमें हम जो है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ट्रायल बैलेंस बनाते ही नहीं है हम। अगर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तभी तो हमारी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक होगी, यानी कि डेबिट भी हमारा सही है, क्रेडिट भी सही है, सही जगह हमने पोस्टिंग की है कि नहीं, डेबिट और क्रेडिट मैच करते हैं, तभी तो हमारी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक होती है। इसमें तो एस्पेक्ट ही दोनों नहीं लिए जाते, तो काय की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक होगी, इसमें नहीं चेक हो सकती, क्योंकि इसमें हम ट्रायल बैलेंस ही प्रिपेयर नहीं करते। फिर लिखा हुआ है नो कंट्रोल ऑन एसिड। एसिड पे कोई कंट्रोल नहीं है,
क्योंकि एसेट को हम जो है देखिए लिखा क्या हुआ है, सिंस एसेट अकाउंट आर नॉट मेंटेन इट मे बी डिफिकल्ट टू कीप फुल कंट्रोल। एसेट के अकाउंट मेंटेन ही नहीं किए जाते हैं। अब इसमें मैंने आपको जो बोला ना एसेट रिकॉर्ड किया जाता है, वो मैंने आपको बोला थोड़े से एसेट के अंदर डेटर्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। और वो जो असल एसेट्स होते हैं जिसमें मशीनरी, वो जो है रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। किस अकाउंट के अंदर आते हैं? रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। और रियल अकाउंट को इसमें जो है रिकॉर्ड नहीं किया जाता, रियल अकाउंट को इसके अंदर मेंटेन किया ही नहीं जाता। तो इसलिए एसेट को हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, तो उसमें कंट्रोल क्या रहेगा? बाकी अगर डबल एंट्री सिस्टम की बात करें, पूरा कंट्रोल रहता है, हमें पता रहता है कि क्या वैल्यू चल रही है, हम डेप्रिसिएशन भी उसमें लगाते हैं। इसके अंदर कंट्रोल जो है नहीं हो सकता, क्योंकि हम एसेट का अकाउंट ही नहीं प्रिपेयर कर सकते। और थोड़े से एसेट यानी कि इसको रिकॉर्ड मैंने लिखा है तो वो डेटर के लिए लिखा है, डेटर भी हमारा एसेट होता है, और वो डेटर जो है पर्सनल अकाउंट्स के अंडर आता है, इसलिए मैंने लिखा है। अगर आप ये ट्रेडिशनल अप्रोच आपको पढ़ना है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बाकी यूट्यूब पे भी आपको बहुत वीडियोस मिलेंगी ट्रेडिशनल अप्रोच, अगर आपको इंटरेस्ट है इसको सीखना। कि दूसरा रूल जो है एनआईएस के अंदर नहीं था, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया, अगर होता तो मैं ज़रूर पढ़ाता। सीबीएसई के अंडर दोनों है जो है हमारे अप्रोच है, हालांकि रूल सेम है, रूल दोनों के लिए सेम है। जो मैंने अभी सिखाया वो भी हमारा जो है फॉर्मल रूल है पूरा। फिर लिखा हुआ है थर्ड, ट्रू प्रॉफिट्स कैन नॉट बी नोन। इसके अंदर हम जो है एस्टिमेट से अकाउंटिंग करते हैं, क्योंकि हर चीज़ हमें गिवन ही नहीं होती, रिकॉर्ड्स हमारे इनकम्प्लीट होते हैं, तो कुछ एस्टिमेट लगाते हैं कि इतनी वैल्यू होगी, उतनी वैल्यू होगी, इसीलिए हमारे जो है ट्रू प्रॉफिट नहीं निकलता। कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रू हो, एकदम जो है सच्चा प्रॉफिट हो कि इतना ही हुआ है। फॉर्मल अकाउंटिंग यानी कि डबल एंट्री सिस्टम में हमारा पूरा जो है चोखा प्रॉफिट निकलता है। क्या बोलेंगे? चोखा प्रॉफिट। इसके अंदर वो नहीं होता, क्योंकि हम एस्टिमेट से, अंदाजे से अकाउंटिंग करते हैं। इसके अंदर पूरे रिकॉर्ड हमें नहीं गिवन, इसी की वजह से। फिर फोर्थ लिखा हुआ है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी जज। भैया इसके अंदर जो बैलेंस शीट बनती है वो भी एस्टिमेट में बनती है, इसको जज नहीं कर सकते हम, वो अंदाजे से बनाई जाती है, ठीक है। हालांकि इसमें जो है दुकानों में जाके, जैसे कि मैं बात करूँ, हमने अभी अभी पढ़ लिया कि स्मॉल कंसर्न के लिए सूटेबल है। स्मॉल कंसर्न जैसे दुकान हो गया, तो दुकान में जाके देखते हैं कि कितना फर्नीचर है, कितना एसेट है, तो उससे एक एस्टिमेट वैल्यू निकाल के हम उसकी बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसलिए हम जज नहीं कर सकते। देखिए लिखा क्या हुआ है, बैलेंस शीट कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। अब इसके अंदर जो है बैलेंस शीट को क्या बोला जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, क्योंकि बैलेंस शीट इसके अंदर बनती ही नहीं है सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर। इसीलिए एक मतलब स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसके अंदर लायबिलिटीज और एसेट लिखे जाते हैं, और उसको क्या बोला जाता है? अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट, यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर वो किससे निकलती है? अंदाजे से निकलती है, देख के, ठीक है। ये यही बोल रहा है वो, इज प्रिपेयर्ड एन unsatisfactory manner, the asset and liabilities are not provided from the record but to put down by physical inspection and on estimated basis। फिजिकल इंस्पेक्शन से और एस्टिमेट बेस से उसको जो है बनाया जाता है। आपको अगर बोला जाए, कोई मैं बात करूं, अगर कोई अकाउंटेंट होगा या कोई सीए होगा, उसको बोले कि हाँ मेरा ये प्रॉफिट निकाल दो, मेरे पास रिकॉर्ड्स पूरे नहीं है, मैंने मैंने अपनी जो अकाउंटिंग की है वो सिंगल एंट्री सिस्टम से की है, तो वो सीए या कोई अकाउंटेंट होगा, उसकी शॉप पे जाएगा, फिजिकल इंस्पेक्शन करेगा और एस्टिमेट लगा के एक बैलेंस शीट की तरह ही एक स्टेटमेंट तैयार करेगा, जिसको सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या बोला जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। इसके अंदर बैलेंस शीट नहीं बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। Hence, balance sheet cannot be drawn up in view of ascertain the true financial position of the business on a particular day. The exact position of a total net asset cannot be known. भैया मैंने आपको बोला कि अंदाजे से जब बनाई गई है तो काय का जज किया जाएगा बैलेंस शीट को, पूरी तरीके से हमें एक ट्रू पोजीशन पता ही नहीं है। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हमें पता रहता था, ट्रू पोजीशन हमें पता होती थी, क्योंकि वो एस्टिमेट बेसिस में नहीं होती, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल एंट्री बनाते हैं एसेट जब खरीदते हैं, एसेट पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तब भी जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते हैं। हर चीज़ की जर्नल एंट्री बनती है, हर चीज़ के लेजर, हर चीज़ के ट्रायल बैलेंस, हर चीज़ के फाइनल अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। तो इसीलिए हमें हर चीज़ जो है पूरी अच्छी तरीके से पता रहती है और एग्जैक्ट हमारा प्रॉफिट निकलता है और एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ बिजनेस हमारी निकलती है। सिंगल एंट्री के सिस्टम के अंदर सब कुछ भैया अधूरा है, तो ये भी एस्टिमेट यानी कि अंदाजे से बनाई जाएगी, इसकी हम जो है ट्रू पोजीशन हमें नहीं मिलती, ना ट्रू प्रॉफिट मिलता है ना ट्रू पोजीशन मिलती है, एक एस्टिमेट प्रॉफिट हमारा निकल के आ जाएगा। फिर पेज नंबर 175 पे अगला है फिफ्थ, नो इंटरनल चेक। इसके अंदर जो है इंटरनल चेक नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें फ्रॉड होते हैं, कभी कभी
फ्रॉड जाहिर सी बातें होंगी, जब रिकॉर्ड ही हमारी इनकम्प्लीट है तो फ्रॉड का हम इंटरनल चेकिंग नहीं कर सकते, ऑडिट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड्स ही पूरे नहीं है तो क्या ऑडिट करेंगे। आपकी परचेज कितनी हुई, सेल्स कितनी हुई, उसमें फ्रॉड हो जाता है, आप कहाँ चेक करोगे, रिकॉर्ड ही नहीं है उसके बाद, आपने तो रिकॉर्ड ही नहीं किया उसको, तो इसमें फ्रॉड ज़्यादा हो सकता है और इसका इंटरनल चेक भी नहीं है, इसको ऑडिट भी नहीं किया जा सकता। फिर लिखा हुआ है डिफ़िकल्ट टू एसरटेन द बिजनेस वैल्यू। भैया कल को आपको अगर बिजनेस अपना बेचना हो तो बिजनेस की वैल्यू निकलती है, मैं बात कर रहा हूँ गुडविल की, उसको निकालना बहुत मुश्किल है। अगर कोई कंपनी या कोई फर्म होगा डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग कर रहा होगा तो उसकी बिजनेस की वैल्यू आराम से निकल के आ जाएगी। कल को उसको बिजनेस बेचना हो, अपनी गुडविल बेचनी हो, आराम से निकल के आ जाएगी। पोजीशन निकलती है, उससे ही बिजनेस बिकता है, पोजीशन हमें पता लग जाती है बैलेंस शीट से। इसके अंदर तो वो भी नहीं है, डिफ़िकल्ट है भैया, उस तो एस्टिमेट से हमारी बैलेंस शीट बनती है, तो कैसे बिजनेस की वैल्यू निकलेगी। फिर लिखा हुआ है इनएडिकेट फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल। इसके अंदर हम जो है मैनेजरियल प्लानिंग और कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पूरे रिकॉर्ड्स गिवन ही नहीं होंगे। कल को मान लीजिए आपकी सेल कम हो गई है, किस प्रोडक्ट की वजह से सेल कम हो गई है वो आपको कहाँ से पता लगेगा, उसको रिकॉर्ड ही नहीं करते आप। किस प्रोडक्ट की हमें कम परचेज करनी है, कहाँ से पता लगेगा। मैनेजरियल प्लानिंग और कंट्रोलिंग नहीं हो सकती, प्लान नहीं बना सकते हम फ्यूचर के लिए, बिजनेस के नहीं बना सकते, क्योंकि वो रिकॉर्ड ही नहीं है हमारे पास। डबल एंट्री सिस्टम में अंदर होता है, परचेज भी हमें पता रहती है, सेल्स भी हमें पता रहती है। हालांकि परचेज में हमने कौन कौन से आइटम खरीदे हैं वो भी हमें पता रहती है। ठीक है, आजकल के टाइम में जो है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ज़्यादा है, तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर है उसको टैली हम बोलते हैं। टैली के अंदर आप देखोगे एक एक प्रोडक्ट को भी रिकॉर्ड किया जाएगा, तो किस प्रोडक्ट की कम सेल हो रही है, कब परचेज करना है, वो सब हम प्लानिंग कर सकते हैं उस टैली के रिकॉर्ड्स को देख के। टैली भी अकाउंटिंग सिस्टम, हालांकि वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, उसी से ही बनाया गया है, यही सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम है। तो इससे मैनेजरिंग प्लानिंग कर सकते हैं, बट इस सिस्टम के अंदर नहीं कर सकते, सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर। इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक सिस्टम, ये एक इनकम्प्लीट सिस्टम है और अनसाइंटिफिक सिस्टम है। साइंस क्या मतलब होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिंसिपल्स। अनसाइंटिफिक नहीं है, रूल्स नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, रेगुलेशन कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कोई रूल फॉलो ही नहीं किया जाता, इसीलिए इसको जो है अनसाइंटिफिक सिस्टम बोला गया है। फिर लिखा हुआ है कंपैरेटिव स्टडी इज डिफिकल्ट। लास्ट हमारा था कंपैरेटिव स्टडी का, इसके अंदर नहीं हो सकती, बहुत डिफिकल्टी होती है, क्योंकि हम कंपेयर कैसे करेंगे, हमें जो है ना ट्रू प्रॉफिट पता है ना ट्रू पोजीशन पता है, तो कैसे कंपेयर करेंगे। हालांकि एक फर्म की जो है 2 साल के अकाउंटिंग सिस्टम को मिला देना हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का हमारे जो है अंदाजे से अकाउंटिंग की है, अंदाजे से प्रॉफिट निकला है, तो कंपैरेटिव स्टडी नहीं हो सकती। 2 फर्म भी आप आपस में करना चाहें वो भी बहुत डिफिकल्ट होगा करने के लिए, ये नहीं कि इम्पॉसिबल है, हो सकती है, कन्वर्ट कर दे अगर कन्वर्जन सिस्टम से हो सकती है, बट थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आप जो है सिंगल एंट्री सिस्टम यानी कि अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का जो है कॉन्सेप्ट क्या है वो अच्छी तरीके से आप जो है समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज जो है हमने सारी थ्योरी पढ़ ली है, जो जो हमारी जो है इस अकाउंटिंग सिस्टम को यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग को सीखने के लिए जो मेन थ्योरी थी वो हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दी है। अब हम जो है अगली वीडियो में सिंगल एंट्री सिस्टम से जो है प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा वो हम जो है सीखेंगे कि किस तरीके से इस सिस्टम से जो है प्रॉफिट निकाला जाता है, जिसको हम जो है नेटवर्थ मेथड बोलते हैं, उसको हम जो है इसमें सीखेंगे। अगला जो मेथड होगा वो कन्वर्ट करेंगे उसको सिंगल एंट्री सिस्टम टू डबल एंट्री सिस्टम, कैसे होता है वो हम जो है सीखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ उसको शेयर करें। चलते हैं हम भी, हैव अ नाइस डे।